अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है मुकालमा और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, जिस तरह आज तक पाकिस्तान को अमेरिका डिक्टेट करता रहा, बिल्कुल उसी स्टाइल में आज भारत पाकिस्तान को डिक्टेट कर रहा है। भारतीय वज़ीर दफ़ा ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को कब, कहाँ और कैसे जवाब देना है, इसका फैसला हम करेंगे। पठानकोट के वाक़या पर पाकिस्तान ने FIR तो दर्ज कर दी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर को ये भी यकीन दहानी करवा दी कि वो इस केस में भरपूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसकी तह तक पहुंचेंगे कि ये मामला आखिर हुआ कैसे और पाकिस्तान का इससे ताल्लुक कैसे है। लेकिन साथ ही साथ भारत से दबाव बढ़ता जा रहा है। डू मोर, जिस तरह अमेरिका हमेशा पाकिस्तान से मुतालबात करता था, उसी अंदाज में भारत ने पाकिस्तान से बात करना शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान बिल्कुल दफाई पोजीशन में चले गए हैं और पाकिस्तानी हुकूमत डिफेंसिव पोजीशन में जाने की वजह से भारत एग्रेसिव होता जा रहा है और भारत को पाकिस्तान से जवाब नहीं मिल रहा जिस तरह पाकिस्तानी कौम चाहती है। आज जनरल असलम बेग ने भी इस पर बात की कि इंडियन वज़ीर दफ़ा को बात क्यों नहीं करता पाकिस्तान, उसका जवाब क्यों नहीं देता, उसका जिस तरह इंडिया जिस तरह स्टॉन्स लेता है उस तरह पाकिस्तान भरपूर तरीके से इंडिया का मुंह क्यों नहीं तोड़ता। पूरी कौम ये बात सोच रही है कि पाकिस्तान दफाई पोजीशन आखिर इख्तियार क्यों कर रहा है। इस पे ये भी बात की जा रही है कि एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसके तहत भारत को इस खिते का वायसराय बनाया जाना मकसूद है और शायद अमेरिका की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि पाकिस्तान भारत की ताबेदारी करे और भारत को अपना बड़ा मान ले। हुक्मरान तो ये काम शायद कर सकें, लेकिन पाकिस्तानी कौम ऐसा कर सकेगी या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर नैब की जो कार्रवाइयाँ बढ़ रही है। पहले कराची के अंदर आपने एक नैब की एक्शन देखा, फिर सिंध के अंदर देखा, फिर आज पंजाब के अंदर नैब के एक्शन की बात हो रही है। नैब के मुतहर्रक होने के साथ ही साथ पंजाब के अंदर एंटी करप्शन भी एक्टिव हो गई, सिंध के अंदर एंटी करप्शन एक्टिव हो गई और KP के अंदर भी एंटी करप्शन का महकमा, जिसके बारे में हम कभी जानते ही नहीं थे, वो भी एक्टिव होना शुरू हो चुका है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, जिसके बारे में परवेज़ रशीद कहते हैं कि जब नाखून बड़े हो जाएं तो उसको तराशना पड़ता है। इस पे पीपल्स पार्टी का बड़ा खूबसूरत तबसरा आया कि जनाब परवेज़ रशीद साहब को किसी ब्यूटी पार्लर में भेजें, इनका नाखून तराशने का खासा एक्सपीरियंस है। अब देखना यह है कि नैब के नाखून किसी के गले तक पहुंचते हैं या नैब के नाखून को हुकूमत तराशने में कामयाब हो जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद चौधरी, आप पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आसफ बाजवा, आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़रका, आप PTI की सीनियर रहनुमा हैं। नवीद चौधरी साहब, पठानकोट का वाक़या भारत में हुआ, पहले उसमें पता चला कि जी इंडियन कुछ फोर्स के लोग उसमें मुलव्वस हैं, एक मेजर गिरफ्तार हुआ, एक SP गिरफ्तार हुआ, अपने लोगों से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें खासी गर्मजोशी दिखाई। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और कहा कि हम इसमें आपसे भरपूर तामन करेंगे। उसके बाद मसूद अजहर साहब को हमने गिरफ़्तार किया, जैशे मोहम्मद के ऑफिसेज़ पे छापे मारे, कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। अब FIR दर्ज हो चुकी है और भारत कहता है कि FIR का अंदराज काफ़ी नहीं है, डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। एंड क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि FIR होने का, मैं समझता हूँ ये एक मुस्बत कदम है। मुस्बत कदम है इसलिए मुस्बत कदम मैं समझता हूँ है कि आपने मुंबई वाक़े के बाद जो हमारे पे इल्ज़ामात थे कि हम उन्हें सही तरह नबर्दोज़मा नहीं हो सके और हम कहते थे कि कॉन्क्रीट एविडेंस थे, जब उन्होंने एक एविडेंस दिया और जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि ये एविडेंस पे हम जायज़ा ले रहे हैं और आपने जैसे कहा कि अज़हर मसूद और सबको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद ये FIR बनती थी, FIR होनी चाहिए थी ताकि इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ कर सकें। नवीद चौधरी साहब, आपने उनको दर्जनों सबूत दिए, दस्तावेजात दी
क्या इंडिया ने कभी FIR दर्ज मैं इसी पे आ रहा हूँ। FIR यहाँ जो दी ये एक अच्छा, मैंने इसलिए बात की। अब FIR के बाद जो सबूत चाहिए वो अब इंडिया के जो कोर्ट में बॉल है इस वक्त, वो क्या देते हैं क्या नहीं देते। अगर वो देने में नाकाम रहते हैं तो ये एक अच्छी डिप्लोमेसी होगी, अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसके हिसाब से आगा। लेकिन जो बात सवालत आपने उठाए मैं उनकी तरफ आ जाऊँ। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि उसने डोजियर दिया तो डोजियर पे कोई बात ना की गई। डोजियर की बात यूनाइटेड नेशन में कर दी गई, आवाम को नहीं पता कौन सा डोजियर, ना किसी उनको पता। जब डिफेंस मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा कि उसामा बिन लादेन वाला वाक़या क्या इंडिया नहीं कर सकता, ये भी उन्होंने धमकी दी। और उन्होंने कई दफा कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हम करेंगे, हम पाकिस्तान की हदूद के अंदर जाएंगे। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत नाकाम रही है। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत ना उनको जवाब दे पा रही है। और ये होता है कि उनका और हमारा जो फ़र्क क्या है, कोई भी उनका वाकया होता है वो सबसे पहले उनका मीडिया और सब जो है ना, वाकया चल रहा होता है तो पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ हम सोच में पड़ जाते हैं, उनका एक SP उठ के ये कह देता है, SHO कह देता है, और हमारे यहाँ बड़े से बड़े नहीं कहते। और जितने भी वाकयात हुए, गुजरात वाला वाकया ले लें, जिससे भी हमने अभी तक अपने केस को सही तरह प्रेजेंट नहीं किया। और ये एक, और दूसरा जो हमारे मुल्क में एक रिवाज चल रहा है, नहीं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसकी वजह क्या है, हमारा दफाई अंदाज क्यों है, हम डिफेंसिव क्यों है, के मुकाबले दो वजूहत है जी, बात क्यों नहीं होती? दो वजूहत है। सब तो पहले से ये है कि मियां नवाशी साहब और इनका जो ग्रुप है, ये एक ट्रेडर्स है और ट्रेडिंग के तौर पे ये उनको देख रहे हैं कि हमारे बेनिफिट ख़राब ना हो जाए, पहली बात इंडिया के साथ। और इनकी क्योंकि बहुत हैवी ट्रेड है वहाँ उनके साथ, इसलिए इनको अपने उस मकसद को ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी दूसरों के कम होती है। नंबर 1 जो नहीं, मुल्क जाए बाढ़ में, ट्रेडिंग चलनी चाहिए, कारोबार चलना चाहिए। देखे ना, अगर वो मोदी के यहाँ आते हैं, अब शर्मिला टैगोर को एक पुलिस की रिपोर्ट के लिए रोक लिया गया, मोदी का पूरा जहाज जाती उम्र में चला गया, उस पर तो किसी ने रोका, क्या किया? उसमें जो बंदे गए थे वो कौन थे? बाजवा साहब, नवीद चौधरी साहब कहते हैं, और नवीद चौधरी साहब बड़े मंजे हुए बड़े तजर्बाकार पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत इसलिए डिफेंसिव है कि चूंकि कारोबारी लोगों की हुकूमत है, ताजरों की हुकूमत है, ताजर सिर्फ मुनाफा और प्रॉफिट और कारोबार की बात करता है। तो इंडिया के साथ चूंकि आप लोगों के कारोबार हैं और माली मफाद जहाँ पे होता है, वहाँ पे नेशनलिज्म और बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी रह जाती हैं। क्या यही वजह है? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत संगीन मामला है, दहशतगर्दी जो है, इसके ऊपर जब हमें बात करनी हो, हमें चाहिए कि हम ना बतौर रूलिंग पार्टी के बात करें, ना बतौर अपोजिशन पार्टी के बात करें। हमें चाहिए कि हम बतौर पाकिस्तानी बात करें, बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हमें बात करनी चाहिए। ये कह देना कि ये ट्रेड करते हैं, यही तो सवाल उठा रहे हैं कि ये बात आप क्यों नहीं कर रहे वतन पाकिस्तानी के? देखें, मुझे भी करनी चाहिए, इनको भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। नहीं, ये सिर्फ एलिगेट कर रहे हैं कि ये ट्रेड की बात है, ये जस्ट एलिगेशन है। नवाज हुकूमत का या नवाज या मियां नवाज शरीफ साहब का या उनकी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है इंडिया में, इसकी वो तरदीद कर चुके हैं, कोई एविडेंस नहीं है। ये जब जिसका जी चाहता है वो ये लगा देता है। ये सिर्फ इल्जाम तराशी है, कतई तौर पे पाकिस्तान के जो प्राइम नहीं, कोई बिजनेस नहीं है। अगर है तो आप कौन को बता दें। दूसरी बात कहां पे है, क्या है, बताना चाहिए इनको। सिर्फ इल्जाम तराशी मीडिया के पे बैठ के पॉइंट्स को रंग करना, मैं समझता हूँ ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो बात करते हैं, जिमनी सवाल वो कर लेंगे, मैं कर लूंगा जिमनी। गुजारिश ये है कि जिस तरह बाजवा साहब, बिजनेस करने से भी हमें एतराज नहीं, सवाल यह है कि इस मुल्क और कौम को कम से कम ना बेचा जाए। इंडिया के मामले में कौम बड़ी जज्बाती है, हमारा एक पूरा हिस्ट्री है, दुश्मनी की एक हिस्ट्री है, जंगें हो चुकी हैं, पानी का मसला है, कश्मीर का मसला है। देखें जी, गुजारिश सारी चीजों को आप साइड पे रख देते हैं और जब भी इंडिया हमको तड़ियां लगा रहा है, इंडियन वजीर दफा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई वाइसराय हैं, आप आगे से तरले मिनते कर। कोई तरले नहीं करता, कोई मिनते नहीं करता। जहां पे जो फोरम होता है, वो कह रहा है, जहां भी बात सुन लें जी, कहता है पाकिस्तान को कब, कहां और कैसे जवाब देना है, ये फैसला इंडिया करेगा। तो देखें, हमने अगर उन्होंने कुछ हमारे खिलाफ किया तो पाकिस्तान को भी पता है कि हमने इंडिया को कब, कहां और किस तरह जवाब देना, और इस तरह ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया आर्मी को पता है और वो जवाब दे रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप को पॉलिटिकल देखें, गुजारिश ये है कि आज वो दौर नहीं है, आज हवाई तोपों का मकसद नहीं है। इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया एटमी ताकत है।
ऐसे हवाई बातें करने से। यही तो बाजवा साहब प्रॉब्लम है कि एटमी ताकत होने के बावजूद अच्छा, आप बड़े सीजनड हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, मुझे एक बात बता दें, आप कौम को बता दें, यहां पे आपको भी चाहिए, अगर आप मुहिब्बे वतन है, अगर आपको मुझसे ज्यादा या पीएमएलएन से ज्यादा आप समझते हैं कि आप ज्यादा मुहिब्बे वतन है, इंडिया से माफी मांग नहीं, आप बता दें कि क्या अटैक कर देना चाहिए भाई, क्या जंग शुरू कर दें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर सुजेस्ट करें, आप सुजेस्ट करें क्या करना चाहिए। मैं सुजेस्ट कर दूं, मैं व्यूअर्स की मौजूदगी में नहीं, अगर चूंकि उन्होंने मेरे पास ये सवाल फेंक ही दिया, मैं कहता हूं मैं व्यूअर्स की मौजूदगी में और पूरी कौम के सामने बाजवा साहब ये कह रहा हूं कि इंडिया को टैकल करने का तरीका सिर्फ एक है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जैसे वो आपसे बात करता है उससे बेहतर अंदाज में उसको जवाब दिया जाए, सफारती लेवल पे, सफारती सतह पे भी दें और जाती सतह पे सफारती तौर पे भी कमजोर है, कतई तौर पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमजोर नहीं है। मेरी बात सुन लें, का बयान देख लें, मेरी बात सुन लें, एक मिनट मुझे प्लीज दीजिए, गुजारिश ये है, अभी जो 4 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और अमेरिका है, ये हमारी सफारती सतह पे बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या बातें कर रहे हैं, आने दिया, हकीकत की दुनिया में रहे, क्या बात करें, बहुत बड़ी ये बात करके, और जब भी जहां भी मौका मिला, यूएनओ का प्लेटफॉर्म हो, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के मौकफ की उन्होंने भरपूर तरीके से इंडिया डू मोर कर रहा है, जिस तरह इंडियन हमारे खिलाफ बातें कर रहा है, उनके ये प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, क्यों है? हो क्या रहा है, ये जिस कौकाफ की दुनिया में रह रहे हैं ना, उसमें से बाहर आए, हकीकत की दुनिया में आए। इनकी 2.5 साल की हुकूमत IMF से लोन ले लेके अब इनका ये हाल है कि ये उनके लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे सक रहे। पाकिस्तान इज बीइंग डिक्लेयर्ड अ फेल्ड स्टेट, और जब पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, आपके जो एटमी हथियार और जो आपकी एटमी तंसीबात है उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप इस काबिल नहीं है कि आप इतने बड़े एटमी ना करें, आपके क्या मामलात इस तरफ जा रहे हैं। मेरी बात आप सुने ना, देख, मेरे कहने से मामला तो नहीं जा रहे, आप हकीकत दुनिया की देखें। ये जो बातें कर रहे हैं, इनकी बातों की क्या, इनमें क्या, इनकी हुकूमत तो आई ही इस बेसिस के ऊपर है कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को वीक करना है। अच्छा, अब सच सुन लें, इस एजेंडे पे आए हैं और इनका शुरू से यही मौकफ रहा है। हर जगह पे इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को इन्होंने अटैक करना है। अब आप देखिए, जाति, अब बातें सुन लें, इन्होंने इतनी बातें की, मैं चुप करके सुनती रही। जाति उमरा का नाम तो जरा इन्वेस्टिगेट करें, कहां से आया है जाति उमरा? इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है, उनका भाई इलाका है, कहां पर भला? अमृतसर में। अब सारी पाकिस्तान की डेवलपमेंट सिर्फ पंजाब और सिर्फ लाहौर में होती है। आप सिंध, KPK, NWF, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है बलोचिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पे वो बच्ची मर गई, उसके 6 दिन से लोग, बनता नहीं है इनका सनाउल्लाह ज़हरी साहब, मतलब कोई इंटरेस्ट तो ले PMLN की हुकूमत। यहां पर बात यह है कि इनको सिर्फ अपने जाती मफाद आते हैं। ये कहते हैं इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नवाज शरीफ साहब की ग्रैंड डॉटर की शादी नहीं हुई इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्स के ग्रैंड सन के साथ? ये पिछले साल की खबर है, सब जगह शहबाज शरीफ साहब, सारा खानदान था। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, आगे सुने सर, आप सुनते जाए, कोई गलत खबर नहीं है, आप अपनी खबर रखें, आपके साथ हो क्या रहा है, आगे सुने। देखिए बात ये, देखिए मुझे ये बताए, आप मुझे ये बताए, नहीं, आपने पठानकोट के हिसाब में तो आपने FIR दर्ज कराई। आप मुझे ये बताएं, 4 सद्दा में जो अटैक हुआ था उसके तो आपके पास मौजूद है। नहीं, देखिए पठानकोट के मुकाबले में उन्होंने 4 सद्दा पे किया है, सारी दुनिया ये जानती है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह इन्होंने हम पे किया, अब हम देखें हम कैसे इनकी ईंट बजाते हैं। और आपकी आर्मी और आपकी सिविल हुकूमत के पास शवाहिद है कि वो अटैक काबुल से हुआ है और काबुल से कराया है रॉ ने। आपके पास इतने गट्स नहीं है। अगर आपने FIR, ठीक है, पॉजिटिव स्टेप आपने लिया, तो क्या उनका नहीं बनता कि वो 4 सद्दा का FIR दर्ज कराए? ब्रेक लेता हूं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर जरका ने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए कि अगर
इंडिया के कहने पर और इंडिया के मुतालबे पर और इंडिया के डू मोर पर, इंडिया की इंस्ट्रक्शंस पे हम FIR दर्ज कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर पकड़ दकड़ बड़े पैमाने पे शुरू कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने क्या किया? इंडियन वजीर दफा भी पाकिस्तान को तड़ियां लगा रहा है, वहां पे सलामती के जो मशीर है वो भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, सरेआम धमकियां दे रहा है। और नरेंद्र मोदी तो यहां तक कह चुके हैं पाकिस्तान को तोड़ा हमने, 71 में पाकिस्तान को 2 लाख हमने किया। इसके बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से इंडिया को यह तक नहीं कहा गया कि आप इसकी क्लैरिफिकेशन दे दें, आप इस पर वजाहत करें, आप इस पर माजरत करें। लेकिन माजरत कौन कह सकता है? पाकिस्तान की क़यादत का अगर यही रवैया रहा तो भारत आगे ही आगे जाएगा, माजरत कैसे करेगा? इस पे हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नवीद चौधरी साहब, एक तो हम देखते हैं कि पठानकोट के मामले में हुकूमत डिफेंसिव है, दफाई पोजीशन पे है, FIR दर्ज कर देती है और पाकिस्तान के अंदर पकड़ दगड़ शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैब के नाखन तराशने की भी बातें हो रही हैं। एक तरफ नैब की कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, दूसरी तरफ पठानकोट के मामले की FIR दर्ज कर दी जाती है। टाइमिंग कितनी अहम है और वजह क्या? देखिए, पहली बात तो यह है, यहाँ बात मुहिब वतनी की बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे भाई बाजवा साहब को मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट ज़्यादा याद आ रहा था। मैं समझता हूँ कि मुहिब वतन ही है तो हम यहाँ बैठ के तो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, और उन चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं, कौम और मुल्क हम उन चीज़ों की निशानदेही कर रही हैं जो वतन की सोच के मुखालिफ जाती हैं। देखिए, बात यह है कि आपने जितनी अभी यहाँ डिस्कशन हुई उसके हिसाब से ये कहा गया कि नहीं जी उसमें हमने तो ये किया, हमने वो किया, और डिनाइल ज़्यादा है, हर बात पर डिनाइल है। अभी ये जो नैब का जो आया सीज़न, हर रोज़ एक हमें मैसेज दिया जाता था कि हम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, रोज़ाना ये खबर चलती थी। आज क्या वो बात अंदर से आया कि वो एक पेज पे नहीं रहे? बयान इधर से तो अभी भी वही आ रहा है। नहीं, अभी नहीं नजर आ रहा ना, किताब कहते हैं कोई और है, सेम पेज सेम है, दिखाया जा रहा है ना कि वो देखे ना, जब आप अपने अभी तक सरताज अजीज साहब ने जो कल स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट इतनी डोसाइल थी कि बंदा सोचता कि भाई ये जवाब क्या दे रहा है, क्योंकि इसकी मजबूरी ये है कि ना कोई फॉरेन पॉलिसी अभी तक इनकी बनी है। कौमी पॉलिसी चले एक डिफेंस कमेटी बना लेती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? किधर है फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन मिनिस्टर नहीं है तो लेकिन नवीद चौधरी इंडिया के मुकाबले में डीमोरलाइज जैसे पूरी कौम को किया जा रहा है, पूरी एज ए नेशन। नहीं, कौम डीमोरलाइज नहीं है, मैं ये पहले बता दूं। कौम आज हुक्मरान अगर ये मैसेज देंगे कमजोरी वाला तो कौम डीमोरलाइज, हुक्मरान की कमजोरी को कौम ऑब्जर्व नहीं कर रही, नहीं, कौम किसी मुताबिक नहीं है। इसलिए तो कौम जो है वो खड़ी है उस अपनी जगह पे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है कि इनके रवैये क्या है। जब उनसे सवाल किया जाता है नवाज शरीफ साहब से कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहता है मेरे मैनिफेस्टो में शामिल था, वो कह के खामोश करवा देते हैं लोगों को। इंडिया की सुपरमेसी मानना या इंडिया से दोस्ती करना? देखिए, दोस्ती करना दोस्ती का तरीका ये नहीं है। देखिए, वजह क्या है, हमारे यहाँ जो डिप्लोमेटिक एक्शन होना चाहिए था उसमें हम बहुत कमजोर हैं। हम उनके सवालों के जवाब उस तरीके से नहीं देते जिस तरीके से वो सवाल हमें करते हैं, और जो इल्जामात वो लगाते हैं उनको हम डिफेंसिव हो जाते हैं। जबकि उन इल्जामात का देखे ना, एक नरेंद्र मोदी जब अभी आया जाती उम्र में, और उसके ऊपर उनके एक ऑपोजिशन लीडर ने कहा जी वहाँ दाऊद इब्राहिम से मुलाकात कराई गई है, ठीक है जी, और वो क्यों कहा गया? क्योंकि बीजेपी की सोच ये है। और यह अभी आपने एक सवाल किया और उसके बाद हमारी तरफ से कोई नहीं आया कि वो कहाँ करवाई, दाऊद इब्राहिम है रहे, हमने कोई जवाब तो देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन कोई नहीं आया। नंबर एक चीज़। नंबर दो, ये जो आपने कही थी कि वो जो उन्होंने मोदी साहब ने जाके कहा था बांग्लादेश के अंदर कि जी हमने कहा, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हम इस केस को लेके जाएंगे कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, और इंटरनेशनल में टाइम नहीं मिला ना, लेकिन उठाया ही नहीं किधर, नजर ही नहीं आ रहा, अपने कामों में टाइम नहीं मिला, सिर्फ बिजनेस। और ये बात कह रही है कि जी उनका बिजनेस कोई नहीं है। देखें, 2.5 साल में ये कह रहे हैं बिजनेस नहीं है। मैं इनको एक पूरी लिस्ट दे देता हूँ बिजनेस की। सलमान शहबाज क्या कर रहा है, हुसैन क्या कर रहा है, आ जाए मैं पूरी लिस्ट दे देता हूं कौन कौन सी इंडस्ट्री इनकी उनके इंडिया में लग रही है, उनके सिर्फ सर पे चल रही है, इंपोर्ट पे क्या चीजें आप प्राइम मिनिस्टर साहब जब इंडिया जाते हैं तो कश्मीरी रहनुमाओं को नहीं मिलते, तो ये भी नहीं कहते, एक सुन लेना, ये तो ये भी नहीं कहते कि उनका स्टील का बिजनेस है या ये इसमें लग रहा है। स्टील का बिजनेस वो खुद क्यों करेंगे जब उनके भाई तारिक शफी और दूसरे वो कारोबार कर रहे हैं, उनको जरूरत क्या फ्रंट पे आने की?
बात तो खानदान की हो रही है। अब तो लिस्ट पूरी उन्होंने पूरी लिस्ट बनवा दी। सिर्फ कौन सी? कुछ भी नहीं कहते हैं सलमान शहबाज का, सैन का और रिश्तेदारों का। सलमान आपको कुछ नहीं पता, आपको तो बिल्कुल गलत मेरी मैं 50 5 मुलाकात हुई है मेरी, और ये इंडिपेंडेंट हुआ के मैं कम से कम 50 दफा मिला हूँ शहबाज शरीफ साहब से। दिखा देता हूँ इसमें क्या बात करते हैं, फोटो दिखाए मुझे अभी मुझे निकाल ले इसमें दिखा देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ, मैं भी दिखा देता हूँ। नहीं ये सब आप क्या बात कर रहे हैं? मेंबर है इनकी कभी के मेंबर है, यहाँ मिनिस्टर का भी नहीं मिलता। क्या बात है? मिनिस्टर तो असेंबली आता है तो उसको भी वहां मिल सकते हैं। असेंबली तो आते ही नहीं है, असेंबली तो आता ही कोई नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह वो सारे नहीं है, वो वहां की है, उनकी मुलाकात किया। नवीद चौधरी साहब ने चैलेंज किया था आसिफ बाजवा साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के रुकन है कि आपकी कभी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात ही नहीं हुई और वो मेंबर्स को टाइम तक नहीं देते। गलत बात है। तो बाजवा साहब ने निकाल कर अपने मोबाइल से ये रिकॉर्ड पेश किया कि देखिए मैं अपने कायद के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं है, इसमें नवाज शरीफ साहब है। वो भी मैंने कहा बेपनाह है, एयरपोर्ट पे नहीं है। अगर एयरपोर्ट पे हुई ना तो आप मुझसे जो मर्जी 600 दिखा सकता हूँ इसमें। अगर एयरपोर्ट पे हुई ना, अगर एयरपोर्ट पे हुई तो फिर मैं इसमें आप नाज़रीन ये क्या बात करते हैं? बात हो रही थी इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान डिफेंसिव क्यों है, हमारे हुक्मरान डिफेंसिव क्यों है, लेकिन बात चलेगी। मैं कहता हूं कतई, और ये जो बात करते हैं बाजवा साहब, आपकी तस्वीर देके हमने व्यूअर्स को पूरी स्क्रीन पे दिखा दी है, लेकिन सवाल ये है फिर बाजवा साहब कि ये टाइमिंग कितनी अहम है कि एक तरफ नैब अपना काम कर रही है करप्शन के खात्मे और बड़े मेगा स्कैंडल्स को हाथ डाल रही है, दूसरी तरफ कि पठानकोट की एफआईआर हो जाती है। मैसेज किसको है? अच्छा देखिए, इसमें कोई ऐसी टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग उसका और इसका आपस में कोई तल्लक ही नहीं है। इस बात का उस बात के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। वो हमारे मुल्क का इंटीरियर मामला है, वो सरहदों का कहा ये जा रहा है कि कतई तौर पर इसको आप नहीं कर सकते, इसका कोई तल्लक ही नहीं है। आपको याद करा दूं, कोई टाइमिंग की मेरी बात मैं आपको याद करा दूं, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा दोनों काम है और दोनों काम उन्होंने किए हैं, तुम कहते टाइम नहीं है। नहीं देखिए क्या बात है, वो एहतसाब कमीशन का इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है? एफआईए वो तो इंटीरियर मामला है। इंटीरियर मिनिस्टर कर रहे ना आपका, देखें इंटीरियर मिनिस्टर भी काम कर रहा है। अगर इंटीरियर मामला होगा, इंटीरियर इंटीरियर मिनिस्टर ही देखेगा। बात ये हो रही है फिर आप नैब को कहा यह जा रहा है कि नैब जो इंस्ट्रक्शंस ले रही है वो आर्मी से ले रही है। अच्छा जी। और नैब सिविलियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं कर रही, चेयरमैन नैब भी नहीं कर रहे, लिहाजा उसके जवाब के तौर पे ये एफआईआर। देखें वो जो बात है ना कि वो ये तो सिंपल सी बात है कि जो नैब का इदारा है वो किसी को जवाबदेह नहीं है, इंडिपेंडेंट है, आजाद है, ठीक है जी। उसको तो इसीलिए तो हुकूमत उनके नाखन तराशने की बात कर रही है। और परवेज रशीद साहब का मुझे ये रोल देखिए पहली दफा नजर आया कि वो अगर इनका मतलब ये था कि कराची में डॉक्टर आसिम साहब को जो इन्होंने पकड़ा है नैब वालों ने, एफआईए की बात तो सुन लेना, बात तो हमेशा बात तो सुन ले, हम हमेशा एफआईए की बात करते हैं। अच्छा गुजारिश ये है कि अगर उनकी बात एफआईए का रोल जो है अगर उनको पकड़ते हैं तो फिर ये फेडरल एजेंसी है। बात सुन लेना, बात सुन ले, क्या है वो कहते हैं कि 3 माह उनके पास रहे लेकिन कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके डॉक्टर आसिम के खिलाफ। इसी तरीके से उन्होंने पंजाब में जब अगर कार्रवाइयां शुरू की हैं तो गवर्नमेंट ने सिर्फ सिंपली मियां साहब ने यही कहा है कि अगर इनके पास किसी के खिलाफ एविडेंस है तो फिर काम करें। उनको काम तो करने दें, तो काम तो कर रहे हैं, किसने को रोका है? किसी को सस्पेंड किया, किसी से कोई इस्तीफा लिया, वो अपना काम कर रहे हैं आजादी से। हुकूमत नैब के नाखन तराशने की बात कर रही है। परवेज रशीद साहब कहते हैं नाखन बढ़ जाए तो फिर तराशने पड़ते हैं। अच्छी बात। तो ये काम तो गड़बड़ है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द होता है ना, नाखन तराशना सियासत में कहाँ होता है? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अच्छा क्या ब्रेकिंग न्यूज, आप इतनी ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं आज वैसे डॉक्टर सर का। लेकिन जी बात ये है कि नैब के जो चेयरमैन, अंदर की बात बाहर आ रही है, अंदरूनी कहानी। नैब के जो चेयरमैन है उनका और नवाज शरीफ
अच्छा, आप अपने हालात पे आंखें खोल के जरा देखें, कर क्या रहे हैं आप और उसके क्या आप खुमियाजे भुगत रहे हैं। आपके अंदर की ख्वाहिश है, चलेंगे बना के पेश कर रही हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं हमारे मुल्क का इस्तेहकाम, किसी हालत पे भी हम उसको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। और ये हर पाकिस्तान, ये पीआईए बेचने के शौक में इनको सबसे जल्दी पीआईए बेचने की है, तो वो भी फ्रंट मैन उन्होंने। अच्छा, नैब पे वापस आ जाए। कमर जमान चौधरी साहब और नवाज शरीफ साहब का बड़ा पुराना साथ है, ज़ियाउल हक साहब के जमाने से ये दोनों इकट्ठे हैं। और लेकिन ये असल में जो इनके बड़े फेवरेट थे वो नवाज शरीफ साहब के, कमर साहब। लेकिन ये कि ओरिजिनली लीडर खुर्शीद शाह ने और इन दोनों ने इकट्ठे इसका डिसीजन किया था, वो सब मैं जानती हूँ, लेकिन वो बैकग्राउंड बता रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ, क्या आप भी ठीक रहे। बात ये है ना कि अब नैब जो है, नैब को अब कमर जमान साहब को समझ रहे हैं। हाँ, ज़ियाउल हक साहब के एडीसी थे, फैमिली एडीसी, मुझे सारा पता है सर, आपको सारा पता है। तो अब बात ये है कि अब वो अगर वो इनके बहुत क्लोज भी थे, लेकिन ही इज एन एक्स आर्मी पर्सन। हाँ बिल्कुल, तो उनको समझ आ गई है कि तेल किस तरफ जा रहा है और धार किस तरफ जा रही है, और होना भी ये चाहिए। आपके ख्याल में हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये देखिए अंदरूनी हालात, अंदरूनी कहानी बताया कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अंदरूनी हालात ये हर अपनी हुकूमत को खुद कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारते हैं, हर बार इन्होंने प्रूव किया है। बात ये है कि अगर ये पाकिस्तान के साथ मारते हैं, ये कुल्हाड़ी पड़ी होती है उसके ऊपर पैर मारते हैं। बात ये है कि अगर ये पाकिस्तान से सिंसियर हो तो इनको किसी चीज का खौफ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हर मौके पे पाकिस्तान को बेचते हैं, पाकिस्तान के असासों को बेचते हैं, ये एलएनजी का इनका जो एहतसाब कमीशन के नाखन तो आपने भी तराश दिए हैं केपी के अंदर। जनरल अहमद एक ऑनेस्ट आदमी था। मेरी बात सुनो, आपने तो पारी काट दी है। आई एम टोटली विद यू। आपको केपी के हुकूमत या केपी के किसी मिनिस्टर में जो जो प्रॉब्लम नजर आती है उनको भी एहतसाब में डालें। के खिलाफ रेफरेंस आ रहा था तो कराए ना, लाए। तो आपने उसको उतारी दी। मैं तो पूरा सपोर्ट कर रही हूं। बेचारा एक शरीफ आदमी था, आप लाए उनका डेड ऑनेस्ट है, तो आप बात सुने। बात सारी ये है कि आप एविडेंस लेके आए, आप उनको कन्विक्ट करें, और आप ये इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, सब कुछ इनकी मर्जी से। आपका केपी है ना, एहतसाब कमिशन तो इंडिपेंडेंट है ना जी, इंडिपेंडेंट है। सारी बातें टीवी पे बैठ के मुख्तलिफ प्रोग्राम उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर रहे थे। लाए ना जी, लाए, निकाले। आफ्टर ऑल घर में थोड़ी पे जाके ले आए, अब वो घर चले गए हैं तो वो कैसे ला सकते हैं अगर किसी को आप काम ही नहीं कर रहे? अच्छा कहते हैं जैसे रियाम खां को मैनेज करके आप लाए हैं वापस से लंदन से लाहौर, उस तरह जनरल अहमद को भी लाएं, फिर ये कहेंगे जी नॉन लीग लाइए जनरल। नहीं जी, हम तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान के गरीब अवाम के जो हुकूक हैं, जो ये अरबों के हिसाब से हर रोज पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, ये कौन लेके जा रहा है, किसके, कौन ले रहा है? दुबई में प्रॉपर्टी डेली के हिस्से से 6,000 अरब की प्रॉपर्टी कोर्ट में ले जाए, चले जाए। आप पंजाब में आया नैब तो इनको पसंद नहीं आ रहा, बातें क्या कर रहे हैं? क्या किया गवर्नमेंट? करने देना। मियां मनसा ने जाके शिकायत की नवाज शरीफ साहब को कि मेरे साथ लोगों ने की है ना। नहीं, सबसे ज्यादा जो ज्यादा तकलीफ किसी ने रोका नवाज शरीफ साहब को, कोई रोक रहा है और कोई रोकेगा। बस ठीक है, फिर एंजॉय करें, अब आराम से देखें। तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसी को कोई सस्पेंड किया, पीटीए ने ये कहा है कि अगर नैब के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, कोई लेजिस्लेशन हुई, कोई कानून बना तो हम धरना देंगे। क्या धरने की तैयारी हो रही है? फिलहाल तो जी मुझे नहीं पता कोई धरने की तैयारी हो रही है। इसके मतलब पार्टी में एक्टिव नहीं है आप आजकल? नहीं, बिल्कुल एक्टिव हूँ। तो आपको आपकी लीडरशिप कह रही है कि हम धरने की तैयारी करेंगे, जब टाइम आएगा तो कर लेंगे। हम तो देखें बेसिकली हमारा जो हमने ऑरेंज ट्रेन के खिलाफ और जो प्राइस हाइक हुई है उसके खिलाफ हमारी इस वक्त जो एहतजाज है और जो हमारे जो भी एक्टिविटी चल रही है वो उसके हवाले से है। और साहब मेंबरशिप कैंपेन चल रही है, बाकी चीजें नैब के हवाले से अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो अपोजिशन कहां खड़ी? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जो भी आनी है, अगर वो सबसे पहले तो पार्लियामेंट को इनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना।
उसके बगैर थोड़ी ले आएंगे। अच्छा, आपका मतलब है कि जो ये नैब के खिलाफ हवाले से जो चेंजेस लेजिस्लेशन, हाँ उसके खिलाफ तो ऑफकोर्स मुझे आपकी बात पूरी समझ नहीं आई। मैं समझी कि आप केपीके के हवाले से बात करें। बिल्कुल ठीक है। वो जहां तक ताल्लुक है इस पे तो लाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच में है कि जिससे उनके अंदर जो नैब के अंदर कोई ऐसी काली भेड़े हैं उनको कंट्रोल करना है, तो हमने ये बात तो बहुत पहले कही थी कमीशन बनाना चाहिए, जिस वक्त ये मानते नहीं थे बात। ये सब बातें हम पहले कर चुके हुए हैं आज से 4 साल पहले से, लेकिन उस वक्त नहीं, जब अपने गले में फंसा कंडा फंसा तो इनको तकलीफ शुरू हुई है, वरना तकलीफ वरना नहीं हो रही थी, वरना तो ये एंजॉय कर रहे थे। नाज़रीन यहाँ लेते एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नैब पाकिस्तान का अदारा क्या करप्शन के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट और एक बड़ा अदारा बनकर उभर रहा है या मुतनाज़ बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नवीद शोई साहब, जिस तरह हमने सवाल उठाया ब्रेक में जाने से पहले कि क्या नैब का अदारा एक वाकई इंडिपेंडेंट अदारा बनने जा रहा है या फिर मुतनाज़े अदारा बन जाएगा और सियासतदान एक बार फिर पार्लियामेंट के अंदर नैब के खिलाफ इकट्ठे होंगे जैसे धरने के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। तो कर रहे थे कि नैब का अदारा क्या वाकई इंडिपेंडेंट अदारा बनने जा रहा है। देखिए, इंडिपेंडेंट तो अदारा शुरू से ही है, लेकिन उसके अंदर जो कबाहतें हैं अगर उनको दूर करने की बात की जाएगी तो तमाम पार्टियां उसमें शामिल होंगी, जिसमें हम ये समझते हैं कि जो ओवर रिएक्ट करते हैं बाद दफा नैब और जिसमें प्री बार्गेनिंग में जो उन्होंने अंदर उनके काली बेड़े जो फायदा उठाती है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इसीलिए हमने कमीशन की बात की थी पहले भी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है जी कि इसके अंदर कौन क्या करने जा रहा है, आपने देखना यह है कि FIA को जो इख्तियार 90 डेज के दिए गए हुए हैं वो क्या चीज है, वो क्या रोल अदा करती है। नैब तो बहुत बाद में आती है, नैब ने तो अभी तक कोई केस ऐसा बनाया नहीं। अगर नवाज शरीफ साहब का केस उनके पास पड़ा हुआ है तो अभी तक क्या उन्होंने उसका कोई फैसला दिया है? वो उन्हीं केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के उनको रेफरेंस दिए हुए हैं। अगर तो वो उन केसेस की वजह से नवाज शरीफ साहब फिक्रमंद है तो फिर जरूर कुछ होना चाहिए कि क्या बात है अभी अगर उस पर फैसले आने वाले हैं। और क्योंकि वैसे भी वो आ जाने चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड खत्म हो रहा है ना, उसका जो टाइम फ्रेम दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इतने दिनों में उसका फैसला लेके आए, उसकी बात है। अब जहां तक ताल्लुक है कि आपने माजी में नैब को इस्तेमाल किया अपने सियासी मकासद के लिए, हर दौर में मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के छोड़ के पीपल्स पार्टी में तो नैब को कभी कंसिडर ही नहीं किया ना उस लिहाज से कि इसको हमने पॉलिटिकल माइलेज देनी है। यहाँ हर दौर में सियासी पार्टियों ने बेनिफिट भी उठाया और आमरों ने भी बेनिफिट उठाया नैब के जरिए। सैफुर रहमान का दौर देख लें, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, तो उन्होंने क्या किया और किस तरीके से उठाया वो आपके सामने। अब नवीद शोई साहब देखिए, डॉक्टर असम का केस चल रहा है, उज़ैर बलोच का केस आ गया, सौलत मिर्जा, बहुत सारे डेरों के हिसाब से इंकशाफात करके दुनिया से चले गए, अजमल पहाड़ी, ये वो सारे। सवाल ये है कि इन इंकशाफात का कुछ बनेगा या इसी तरह जी। ये 11.5 साल आसदारी के ऊपर थोड़ी तोहमतें लगाई आपने, क्या कुछ नहीं किया आपने उसके ऊपर, जबान काट दी, ये हो गया इसने, अब ये बोल गया तोते की तरह, ये बोल गया, निकला गया खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही हिसाब इसका है। आसम साहब के ऊपर इतने देर से उन्होंने इसको केस में रखा, 90 डेज पहले हो गए, फिर इसको आया, क्या रेफरेंस आया, ये रेफरेंस आया, ये रेफरेंस आया, अभी कल 9 केसों के सबूत सिंध से गायब कर दिए गए। यार मेरी बात सुने, एजेंसी सबूत इकट्ठे करती रहती है, गायब कर देते हैं। बात सुने, अगर केस में भी ऐसे हुआ था, इतनी कमजोर एजेंसियां तो उनको फिर माफी मांग लेनी चाहिए। तो एजेंसियां सबूतों के ऊपर बेचारी, नहीं मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बता, ये ऐसी बात, कोई सबूत ना वाइप आउट होता है ना कुछ होता है। सबूत जहां हर जुर्म एक अपना सबूत छोड़ के जाता है, ये लॉ कहता है ना आपका, छोड़ के जाता है। तो इस पे क्या है, ये जो कंप्रोमाइजिंग है, जैसे अभी मैं KPK की जैसे अभी बात कर रहे थे, देखिए वहां भी जो असल सवाल उठाया गया ना वो जनरल अहमद की वजह से, वो ये था कि जब मैं कोई फैसला करने जाता हूं तो उस बंदे को उठा के जो मरकजी नायब है उठा के ले जाती है और प्री बार्गेनिंग के छोड़ देती है। असल बात तो वो तरफ ले रहा है। ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ इस तरह हुआ और जरदारी साहब को, ये दुरुस्त बात है कि जरदारी साहब ने बहुत ज्यादा सोबतें उठाई जेल की और नैब कुछ भी साबित न कर सका। ये मैं आपको जुबान नैब ने नहीं काटी थी। नहीं सर, मैं बताता हूँ नैब ने क्या, ये नैब को किसने बनाया? नहीं, ये जनरल बड़ी सोबतें काटी थी, जनरल परवेज किसकी वजह से काटी थी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब का इदारा बनाया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब का इदारा बनाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इसको बनाया गया था।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एहतसाब करने के लिए भाई एहतसाब रहमान कौन था? सैफुर रहमान। देखें मैं बात कर रहा हूं जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, नैब जो है ये परवेज मुशर्रफ ने बनाया, परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी नैब, आप याद करें इस बात को। भाई हम तो कह रहे हैं उसने बनाई थी। नहीं किसने पहले आपने एहतसाब कमीशन बनाया था। मैं एहतसाब कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं परवेज मुशर्रफ के नैब की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बात कर रहा हूं। तो उसमें बहुत सा काम होने वाला है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा गया पाकिस्तान में कि हमने 18वीं तरमीम के वक्त इनको कहा था कि हमने 18वीं तरमीम के वक्त इनको कहा था कि इसको इस पे अमेंडमेंट ले आए और जो चीजें लानी ले आए, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ गुजारिश है ये आप इस तरह एक एक पॉइंट को अगर नहीं कर सकते इस वक्त साहब, ये नैब जब कराची में पार्टी के लोगों को पकड़ रही थी, खुशियां मानी शहीद शाह साहब ने और नवाज शरीफ साहब दोनों ने इसको मुश्तरका तौर पे इस नैब के चेयरमैन की मंजूरी दी हुई है। ये आपको याद रखनी चाहिए, मंजूरी दी है, इसीलिए तो हम कहते हैं की जरूरत है। भाई एक बात उन्होंने किया कि ये गलत कर रहे हैं, पब्लिक में क्यों की, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में भी हो जाएगी। आज पार्लियामेंट में इसमें कोई मना है? पार्लियामेंट में भी हो जाएगी। आप आते पार्लियामेंट में आते नहीं है, आप पार्लियामेंट में कर लें। अगर आपको शौक है लीडर पार्लियामेंट में रोज करते हैं तो कर ले, लेकिन आपको प्राइवेसी करना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि हम तो बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं आते असेंबली में। अभी कल गए थे वो, आज गए थे ओपनिंग करने के लिए, आज गए थे वहां, आज गए बाहर असेंबली के बाद ओपनिंग आके चले गए अंदर भी। इनके लीडर का हाल ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि 4 सद्दा में जो अटैक हुआ उसके बाद वो वहां गए नहीं, अपना बाहर का दौरा नहीं वो तोड़ सके उधर जाने के लिए। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लोगों से आप नैब की बात करते हैं, नैब को तो आपको तकलीफ हुई, आपके बिजनेसमैन को नैब ने कुछ कहा तो आप कौम को खिताब करने आ गए बावलपुर में कि ये हमारे साथ लोगों के साथ ज्यादती है। लेकिन आप में इतनी इंसानियत नहीं है कि 4 सद्दा में हमारे बच्चों को टुकड़े टुकड़े किया गया, उसके उधर आप अभी तक नहीं गए और अब अगर जाएंगे तो इनके टुकड़े टुकड़े वहां पे लोग करेंगे। बात यह है कि लोग इस कदर गुस्से में हैं। आप बात करें, आप आम आदमी की बात करें, जिस आदमी पे जुल्म हो रहा है, जिसके पास गैस नहीं है, लेकिन जिसके पास बिजली नहीं है, ये क्या गुस्सा है? क्योंकि मुकमुका है ना जी। बात ये है कि आपकी हुकूमत, आपका हर चीज मुकमुका। नैब की क्या प्रॉब्लम है? नैब मुकमुका कमीशन है, नैब में आप हर एक की प्ली बार्गेनिंग के ऊपर मुकमुका करते हैं। मुकमुका आपने उसको लेजिटिमाइज कर दिया है पाकिस्तान में। हर आदमी यहां पे मुकमुका पे चलता है, हर हुकूमत यहां पे मुकमुका पे चलती है और यही तो सबसे बड़ा आपके मुल्क की तबाही का असली वजह ये मुकमुका है। और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह काम होना चाहिए। तो ये गलत बातें हैं, इन्हीं की वजह से आप ये खुमियाजे भुगत रहे हैं इस वक्त। आपके अंदर हिंदुस्तानी बैठे हुए, आपके अंदर आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको आप वो एजेंट्स, आपके पार्लियामेंट तक में आपके वो एजेंट्स पहुंचे हुए बैठे हुए हैं। कहाँ पे एजेंट्स? मुझे एक बताएं, मुझे एक बात बताएं, फरमाएं। मैं निशानदेही फरमाऊं। बात यह है कि आपके आईडी कार्ड के स्कैम्स ही अभी तक खत्म नहीं हो रहे। आपकी पार्लियामेंट तक तो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर पहुंच चुके हुए हैं। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप ना तो आपकी एक आपने वो ECL बनाई हुई है, उसमें डाला किसी को, निकाला किसी को, कहीं भी आपका कोई सिस्टम एहतसाब का नहीं चल रहा। दुश्मन पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंट में तो आप मुझे ये बताएं, एक सेकंड मैं बताती हूँ आपको, आप मुझे ये बताएं, जब आपकी सिटिंग गवर्नमेंट, आसिफ साहब मेरी बात सुने, जब आपकी सिटिंग गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस ले जिनके बारे में तशवीश हो कि ये किसी पाकिस्तानी ने लिए कि हिंदुस्तानी ने लिए, जब वो इंडिया का फेवर कर रहे हो और पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, क्या बात आप तो सीधा लीडरशिप को कह रही है ना कि वो इंडियन है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये कर क्या रहे हैं? बात करनी चाहिए, आप मुझे बताएं ना क्या बात है, मुझे वेरीफाई कर रही है आपकी क्या फैसला किया जो हमने बतौर आप पाकिस्तान के केस को डिफेंड नहीं करते, आप पाकिस्तान के FIR, हम इंडियन हो, जाहिर है जो मैं ये नहीं कह रही कि आप इंडियन हो गए, लेकिन आप इंडिया के मफादात को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के मफादात को क्यों नहीं प्रमोट करते? आप क्लियरली इंडिया के मफादात को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपसे एक सीधी सीधी बात कर रही हूं, कौन से इंडिया के मफादात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट करती है? FIR आपने कटवाई,
पठानकोट, आप मेरी बात सुने, आपको अगर आप सही काम करें तो आप इंडिया को बोले कि आप 4 सद्दा पे पाकिस्तान से एक टेलीफोन कॉल चली गई तो वो बहुत बुरी बात है। 4 सद्दा की आपने क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कराई? 4 सद्दा की लॉन्च करवाए ना, काबुल में करवाए आप। देखिए अब अगर उन्होंने ये एफआईआर लॉन्च की है तो अब हालात चेंज है। अब जब पाकिस्तान कहेगा तो फिर उनको भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और अगर अगर कोई देखिए अब तो कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि क्या पाकिस्तान या कोई पाकिस्तान का शहरी इसमें इन्वॉल्व रहा है। ये एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया से ये बात कर सकेगी कि आप भी एफआईआर दर्ज करें? क्यों नहीं करेगी? एफआईआर लॉन्च होने के बाद नहीं कर सकती, उससे पहले उसके बाद ही कर। ये तो आपने फर्द जुर्म आयद कर दी ना पाकिस्तान। ये फर्द जुर्म नहीं है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्द जुर्म लहदा बहुत आगे जाके होती है, बात ये एविडेंस होती है। मान लिया ना आपने कि पाकिस्तान से ये कुछ भी नहीं माना। ये तो फिर आपने कत्ल केस वाला क्या किया यार, वो भी तो बता दे। नहीं उसमें भी एफआईआर यहाँ हुई है ना, तो हुई है ना, तो आपने बंदे पकड़े हैं, वो क्यों? तो फिर इसमें भी कोई बंदे पकड़े जाएंगे तो पीछे कह रहे हैं ना, ये तो छोड़ देना, इस बहस में हम उलझे ना। उसमें और इंडिया में बड़ा फर्क है, तो एक शख्स का फर्क है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो इंडिया नहीं, बात सुन लेना, ये खाली दुश्मनी की बिना पे नहीं, इंटरनेशनली सोचे, लेकिन फर्क जो है वो उसकी बात करें। फर्क ये है कि जब हमें शवाहिद मिलते हैं हम उसको पूरी तरह प्रॉपर्ली तौर पे हाईलाइट नहीं करते, सफारती सतह पे नहीं करते। और बाकी जैसे बलूचिस्तान के हमें शवाहिद मिले, हमने उसको हाईलाइट नहीं किया। हमने डोजियर की बात की कि हमने डोजियर दे दिया, आज तक कौम को डोजियर का नहीं बताया गया कि डोजियर है क्या। उसको रोजाना इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को चाहिए कि उसको हाईलाइट करे, इनके फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए हाईलाइट करे। उसका बना क्या है? अभी तक उसको मेरी बात सुन ले। दूसरा गुजरात वाले वाक्य पे आज तक हम उस पर ना सांस ले सके कि नरेंद्र मोदी उस पर डायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन हम नहीं ला सके। तो ये जो डिफेंसिव रोल है हमारा, इस पर अवाम में तशवीश है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि बांग्लादेश डिफेंसिव रोल को नहीं, बात सुन ले जी, ये कोई नई बात नहीं है कि जब बांग्लादेश बना, बंगाल से बांग्लादेश बना, ये तो ओपन सीक्रेट है कि मुक्ति बानी को किसने सपोर्ट किया? इंडिया ने सपोर्ट किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बात है उसको प्राइम मिनिस्टर ने सारी दुनिया को पता है इस बात का, तो उसको लेके जाए। क्या वहां पे आर्मी नहीं थी? इंडियन बात कर रहे को तोड़ा ओपन सीक्रेट। आपको उन्होंने कहा कि हमने, उसने कहा कि हमने उनको सपोर्ट किया पाकिस्तान तोड़ने में, तो ये सारी दुनिया को पहले ही पता है, पहले तुमको पता है। भुट्टो साहब ने 90 लाख फौजी वहां पे इन्होंने बंद करवा दिए, तो उनको पूछते ही है देखे आए हम उन्हें, क्या बात आप करते हैं? बंद करके लेके आए, देखे आए आपने दिए, कह रहे हैं दिए आपने दिए आपने दिए, आप उसमें क्या है देखे क्या है? किसने कहा था? अगर ये किसने कहा था जो ऊपर जाएगा हम उसकी टांगे काट देंगे? किसने कहा था? उधर तुम इधर हम, किसने कहा था? ये सब बातें आप भूल गए। नहीं, आप क्या बात करते हैं? आप उसमें बच्चे थे, आपको याद भी है। बच्चे मुझे तो सारा याद है, याद भी याद। ये नहीं ये तारीख जुमा है, ये तारीख की बात है। काफी उम्र है यार, बच्चे हैं अभी। अच्छा, वहां अभी 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, इनको क्या पता 70 में क्या हुआ था? तारीख है, तारीख तो पढ़ी है, तारीख कहां से पढ़ी? ये तारीख है। आपको भी पता है कि आजाद अखबार में ये सुर्खी किसने लगाई थी, और अब्बास अख्तर ने बाद में खुद क्लैरिफिकेशन दी। उसके बाद इस बहस में उलझने की जरूरत नहीं। तो इधर हम वाली बात जो हुई थी, अब्बास अख्तर ने खुद कहा। रवीश साहब थैंक यू वेरी मच। आसफ भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सर का आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का मुकालमा आपने देखा सुना, बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर क्या नैब को इंडिपेंडेंट रोल मिलना चाहिए, क्या पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो एक रोग बनता जा रहा है और कैंसर की तरह हमारी हड्डियों में और खून में सरायत करता जा रहा है, उसमें नैब का एक इंडिपेंडेंट रोल यकीनन होना चाहिए। लेकिन जो एहतसाब हो वो अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। माजी की तरह जैसे नैब को एक इंतकाम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, वो ट्रेंड दोबारा डेवलप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हुई कि पठानकोट का वाकया और पाकिस्तान में FIR और पकड़ दकड़ और पाकिस्तान का दफाई रवैया, ये दफाई रवैया हुक्मरानों की सतह पर तो हो सकता है, और नबी साहब ने कहा कि इसके पीछे कारोबारी मफादात हैं। ज़रका भी इसी चीज़ पे ज़ोर दे रही हैं कि हुक्मरानों के ज़ाती मकासद और ज़ाती मफादात हैं, लेकिन मफादात कुछ भी हों, पूरी कौम इस्लाम और इंडिया के इशू पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और ना करनी चाहिए। और इंडिया से ताल्लुक़ और रिलेशन
उस वक्त तक हमको सोचना भी नहीं चाहिए जब तक कोर इश्यूज कश्मीर, पानी और दीगर जो इश्यूज हैं वो हल ना हो। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।